ब्यूरो के 101वें स्थापना दिवस के अवसर पर आना हुआ और उसी लिए आपसे भी आज बातचीत करने का अवसर मिला है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा स्थापित लेबर ब्यूरो जो है, ये हिंदुस्तान का एक ओल्डेस्ट प्राइम इंस्टीट्यूशन है। सरकार ने लेबर ब्यूरो को 3 बड़े सर्वे करने का भी काम दिया है। एक सर्वे कोविड-19 में जो माइग्रेंट वर्कर थे, उनकी स्थिति का अध्ययन करने का काम लेबर ब्यूरो को मिला है। दूसरा, डोमेस्टिक सर्वेंट जो होते हैं, उनकी भी कंडीशन को सर्वे करने का काम लेबर ब्यूरो को दिया है। तीसरा, जो सबसे बड़ा काम इस समय लेबर ब्यूरो ने करना है, वो एम्प्लॉयमेंट का इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है नॉन फार्मा सेक्टर का। द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बड़े 9 सेक्टर हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन आता है, जिसमें एजुकेशन आता है, जिसमें आईटी आता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, जिसमें ट्रेड आता है, जिसमें हेल्थ सेक्टर आता है, ऐसे जो 9 बड़े सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन आता है, ये 9 बड़े सेक्टर्स को इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे करने का काम दिया है। अभी तक हमारे देश में जो सर्वे है वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा होता था, जिसमें कितनी वर्कफोर्स अवेलेबल है और कितनी वर्कफोर्स को काम मिला है। अब किस इंस्टीट्यूशन में कितनी वर्कफोर्स इस समय चल रही है, उसको लेकर के ये सर्वे किया जा रहा है। और इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको, और दूसरे पार्ट में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का पैमाना ये माना है कि ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वो ऑर्गेनाइज माना है। और अनऑर्गेनाइज में ऐसे सेक्टर जहां 10 और उससे कम एम्प्लॉयज हैं। तो जो पहला है 21 का सर्वे, जिसमें 10 और उससे ज़्यादा के एम्प्लॉय हैं, उसकी रिपोर्ट अभी पिछले दिनों ही जारी हुई थी, आपने अखबारों में पढ़ी भी है। और 2013-14 के इकोनॉमिक सेंसस को बेस मानते हुए देश में 7 सेक्टर में, जैसे आईटी सेक्टर में 152% की वृद्धि, एजुकेशन सेक्टर में 22% की वृद्धि, ऐसी वृद्धि है। ये सर्वे अप्रैल से लेके और जून तक क्वार्टरली था, और अब ये क्वार्टरली ही पब्लिश हुआ करेगा, जिससे जो एक मेन थ्रस्ट प्रधानमंत्री जी का रहता है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी और स्टैटिस्टिक्स बेस्ड एग्जीक्यूशन, यह जो पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने इधर ले लीजिए, हमारी सरकार ने जो लास्ट माइल डिलीवरी और टारगेटेड डिलीवरी जो हमारी विशेषता रही है, तो उस तक जाने के लिए सर्वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब चूंकि हमने इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे में ऑर्गेनाइज सेक्टर का पहला क्वार्टर पूरा किया है, दूसरा जो एरिया है जो ऑर्गेनाइज नहीं अनऑर्गेनाइज है, जिसको हम एरिया बेस्ड सर्वे कह रहे हैं, उसका आज हमने शुरुआत करी है, उसके पॉलिसी फ्रेमवर्क की। दूसरा, देश का जो वेज इंडेक्स जो है, कुल मिलाकर के नया लेबर कोड आने के बाद और जिस प्रकार की नई प्राथमिकताएं बदल रही हैं, नए वेज इंडेक्स भी बनेंगे, उसको भी लेकर के एक एक्सपर्ट ग्रुप को गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल को बनाया गया है। देश में ऐसा अनुमान है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 38 करोड़ के करीब मजदूर हैं,
और उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नया जो लेबर कोड आया है उसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सभी श्रमिकों का पंजीकरण होना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1 महीने के अंदर ही हमारे ई श्रम पोर्टल पे 2.5 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और हमको 1 वर्ष के लिए निःशुल्क इंश्योरेंस भी दे रहे हैं और लगभग चिन्हित करे गए 160 ट्रेड्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और हमारा ये मानना है इनकी संख्या 400 तक जाएगी। ये एक बड़ा काम श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। हमारा जो नेशनल कैरियर पोर्टल है जिस पे लोग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड करते हैं, उस नेशनल कैरियर पोर्टल में भी हमारा मानना है कि जो नौजवान रोजगार मांगने जाते हैं उनको डिजिटली भी सक्षम होना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम लोगों ने एक डिगी सक्षम करके एक स्किल अपग्रेडेड प्रोग्राम चलाया है। तो नेशनल कैरियर पोर्टल पे डिजिटली उनकी ट्रेनिंग के लिए, फिर चाहे साइबर सिक्योरिटी का विषय हो, एक्सेल हो, जावा हो, जो एक डिजिटल नॉर्मल व्यक्ति के लिए एक सक्षम होने के लिए, अपग्रेड होने के लिए है, वो प्रोग्राम भी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। आज इसको लेकर के सभी के साथ बैठक हुई और हमारे जो इस लेबर ब्यूरो में कर्मचारी जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया उनको सम्मानित भी किया गया। वेज स्केल को लेकर के और हमारे सर्वे को लेकर रिव्यू बैठक हुई और जम्मू, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के राज्य के मंत्रियों और जहां मंत्री नहीं है वहां उनके सचिवों के साथ लेबर कोड को, ई श्रम पोर्टल को और भारत सरकार की ESIC और PF जैसी सुविधाओं को विस्तार देने के लिए बैठक हुई और एक काफी सकारात्मक तरीके से आज की बैठक संपन्न हुई। और कोई प्रश्न? डबल बर्निंग पर कुछ बताएंगे? हाँ, ये मेरे पास लेबर के साथ पर्यावरण मंत्री की भी जिम्मेदारी है और 29 जुलाई से लेके और अभी तक हम लगभग 7 से ज़्यादा एडवाइजरी और 52 से ज़्यादा डायरेक्शन भी कर चुके हैं। भारत सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एक विशेष अथॉरिटी को कानून के द्वारा बनाया गया है और हमने एयर शेड को भी चिन्हित किया है जो पॉल्यूशन के लिए है। नेशनल कैपिटल रीजन में पॉल्यूशन का जो विषय है वो व्हीकल का भी पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का भी पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज का भी पॉल्यूशन है। उन सब गतिविधियों पे पूरी तरीके से रोकथाम लगाई गई है। खासकर दिल्ली में इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन है उस सारी इंडस्ट्रियों को PNG पे शिफ्ट किया गया है। लेकिन पॉल्यूशन का जो एक विषय आता है वो इस स्टबल बर्निंग या पराली के कारण भी आता है। इस संबंध में पंजाब सरकार का, हरियाणा सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, दिल्ली सरकार का हमें सकारात्मक सहयोग मिला है। जो मेजर्स अपनाए गए हैं, सबसे पहला कि अब ये पराली वेस्ट नहीं रहा है, इसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी है और NTPC ने इसके लिए एक बहुत बड़ा टेंडर भी निकाला है। NTPCs को और जितने भी थर्मल प्लांट हैं इसको परचेज कर रहे हैं। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने 10% ये बायोफ्यूल अनिवार्य किया है और जो नया टेंडर NTPC ने निकाला है उसमें 50% ये भी अनिवार्य करी है। तो एक तो अब ये उपयोगी बनाने का विषय सरकार के द्वारा किया गया है। वो टेंडर भी ऑलरेडी निकल गए हैं और उसके खरीद चालू है। दूसरा, इसको ख़त्म करने के लिए जो मशीनों की आवश्यकता है, केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लगभग 700 करोड़ रुपया इन राज्यों को दिया गया है और नीचे जो रिसोर्स सेंटर भी राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं, एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा बनाए गए हैं।
तीसरा इसमें जो विषय है वो अगर इस पे कुछ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी अच्छे प्रयोग किए गए हैं और पंजाब में लगभग वो उन्होंने प्राइवेट रूप से 1 लाख एकड़ पे किया है, हरियाणा में किया है, उत्तर प्रदेश में 6 लाख एकड़ में किया है कि इसको डिकम्पोज किया जाए, तो उसको लेकर के भी एक अच्छा प्रयोग हुआ है। चौथा, जो बासमती से इतनी दिक्कत नहीं है, नॉन बासमती से जो पराली है क्या वो पशु चारे के लिए उपयोग में हो सकती है, तो विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में कच्छ के इलाके में उसके उपयोग के लिए भी इसको करने का काम किया गया है। और लगातार नेशनल एयर पोल्यूशन कमीशन ने फील्ड विजिट करके भी समय समय पे संबंधित प्रदेश के अधिक पदाधिकारियों के साथ और अंतर मंत्रालय समिति के द्वारा भी इसको किया गया है। इस बार 10% धान का कम रकबा भी बोया गया है और भी अन्य सारे उपाय किए गए हैं। हमारी अंतर मंत्रालय मीटिंग भी हुई है, राज्यों के साथ भी मीटिंग हुई है, पर्यावरण के राज्यों के सारे मंत्रियों के साथ मेरी खुद की व्यक्तिगत मीटिंग हुई है और हमारे कृषि मंत्रालय के द्वारा, पशुपालन मंत्रालय के द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं और सेंट्रल पॉल्यूशन जो कमीशन जो बना है वो उनके साथ मॉनिटरिंग भी कर रहा है। But कोई ऐसे आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं to show that before these measures were taken इतना पोल्यूशन था और अब इतना चाहे मार्जिनली कम हुआ हो बट हुआ है क्या? निश्चित रूप से देश में 132 शहरों के लिए हमने पॉल्यूशन के मीटर लगाए हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले एयर पॉल्यूशन डे पे प्राणा करके हमारा एक मिनिस्ट्री का जो पोर्टल है जिस पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाती है वो हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 15 अगस्त के संबोधन में भी 1-2 साल पहले ये जो कहा था कि देश में 100 शहरों के लिए एयर क्वालिटी मिशन की स्थापना की जाएगी, उस दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं। यही कारण है कि 132 शहरों में एयर पोल्यूशन मैटर लगाए हैं और मेरा तो ये कहना है कि अगर वैकल्पिक उपायों पे जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जहाँ पे भी इस प्रकार का पोल्यूशन होता है सबसे पहले अपने बच्चों के, अपने परिवार के हृदय में धुआं आता है। तो हम सब अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित रखें और एयर क्वालिटी मानक जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये तय होने के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 132 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेगुलर अपडेट हमारे प्राणा पोर्टल पे किया जाता है। कौन सा पोर्टल? प्राणा। क्लाइमेट चेंज के भी काफी चैलेंजेस हैं, इसमें क्लीन एनर्जी ये सच है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया का एक बड़ा विषय है और जलवायु परिवर्तन में पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ तो भारत ने उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ी भूमिका निभाई। पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया के सभी देशों के लिए अपने अपने यहाँ पर अपने देश के नेशनल डिटरमिनेंट जो अपने लक्ष्य हैं वो तय हुए और भारत ने भी वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया। सबसे पहला माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में भारत और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसका मुख्यालय भी गुड़गांव में बना। आज 91 से ज़्यादा देश उसके सदस्य बने हैं। भारत ने 165 गीगावाट उत्पादन ये वैकल्पिक ऊर्जा से प्राप्त किया है। इस समय जो हमारी ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता है उसका 36% ये वैकल्पिक ऊर्जा से आता है और वैकल्पिक ऊर्जा से ये जो हमारा 36% का रिसोर्स है ये इतना बढ़ने वाला है कि 2030 तक दुनिया में 450 गीगावाट लक्ष्य ये प्रधानमंत्री जी ने तय किया है अपना 450 2030 तक। इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है और दुनिया के सभी देशों के साथ जहां हमारी बातचीत होती है हमारा मानना है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका पूरा पालन होना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट में जो 2 विषय थे कि विकसित देश विकासशील देशों को एक आर्थिक सहायता प्रदान कराएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे।
निश्चित रूप से भारत ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है, पर हमारा मानना है कि अभी जो आईपीसीसी सर्कल की जो 6 सर्कल की रिपोर्ट आई है, वो साइंस ये बताती है कि अगर हम बहुत जल्दी वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ नहीं गए तो धरती का तापमान जो पेरिस समझौते में 1.5 डिग्री का तय किया था, उससे ज़्यादा 2 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। एक ऐसा वैश्विक संकट है जिसके कारण असमय बारिश, समुद्री तटों का डूबना, अकाल, सूखा और लोगों के रोजगार पर प्रभाव ये पड़ने का विषय है। और भारत ने हमेशा जो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 को लेकर के, आर्टिकल 7.1 को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को लेकर के, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के और ये सारे विषयों को भारत ने कहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सबसे बड़ा विषय है उसको दोनों के पेरिस एग्रीमेंट में भी स्वीकार किया गया। हम चाहते हैं दुनिया के लिए क्लाइमेट जस्टिस का वातावरण बने। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी अपनी भी भारतीय मूल्यों में, हमारे विचारों में हम इसको मदर अर्थ कहते हैं, जिसको कल्चरली पेरिस एग्रीमेंट में भी कहा गया है कि दुनिया के अनेक सांस्कृतिक देश इसको स्वीकार करते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के साथ भी अगर आप बाकी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो जो सबसे बड़ा इस समय चुनौती है वो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है। वाटर लॉगिंग के कारण जमीन का दलदल होना, खारापन आना, जमीन में सिंचाई की क्षमता कम होना, मॉइस्चराइजर कम होना, अनेक तरह के समय आते हैं। हमारे देश ने पर्यावरण मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाते हुए 26 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन को वापस से रिवाइव करने के लिए हमारे देश में काम किया जा रहा है। और हिमालयन इकोसिस्टम के लिए ऑलरेडी एक सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की ये परियोजनाएं चलाते। हम तो हिमालय की तलहटी में यहाँ पर चंडीगढ़ में है, उसकी जो बायोडायवर्सिटी, फ्लोरा, फोना के लिए सरकार के द्वारा ये विषय किया जाता है। और हम ये मानते हैं कि दुनिया में जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया कवर है, हमारे देश में इस बार 24 से ज़्यादा और 25 के लगभग हमारा यहाँ फॉरेस्ट कवर है। हम अपने फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस समय चूंकि हमारी आज़ादी के 75 वर्ष जो हो रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष में हमारे मंत्रालय के द्वारा ये वीक वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बनाया जा रहा है। कल ही हमने वैकल्पिक रोजगार की दृष्टि से भी ये कहा है, इको टूरिज्म की गाइडलाइन जारी करी है। अभी तक हमारे यहाँ पे लॉयन, टाइगर को लेकर के अनेक परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन हमारे नदियों के विषयों को संभालने के लिए जो डॉल्फिन्स हैं, उसके लिए कल भी हमने एक मैनुअल गाइडेंस जारी करी है। देश में 400 से ज़्यादा शहरों में अच्छे ग्रीन स्पेस बने, इसके लिए नगर वन की योजना भी हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने वापस से गाइडलाइन को नए तरीके से रिवाइव किया है। इन सब विषयों पे काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है, मेरा इस बहुत दृढ़ मत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन के संकट में भारत अभूतपूर्व काम करेगा। सर, कोविड एक बड़ी सिचुएशन रही है गवर्नमेंट से, एक बड़ा चैलेंज है, पर जी सीएमआई की रिपोर्ट की गल करिए तो उसके मुताबिक 15 लाख लोगों का रोजगार अगस्त के चले गया, जुलाई के 14 लाख लोगों का रोजगार गया। देखिए, दो तरह की रिपोर्ट है। एक सीएमआई एक प्राइवेट एजेंसी है, लेकिन भारत सरकार के एनएसएसओ के डाटे हैं, वो बताते हैं कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का काम किया है। और कोविड में जो आत्मनिर्भर भारत की योजना हमने चलाई है, उसमें अकेले ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ दिवस का रोजगार पैदा हुआ है। उसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जो संस्थान इस समय इस पूरे संकट के कारण आए, उनका जो पीएफ था, उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों तरफ से पीएफ को हमने रिलीज देने का काम किया है। जो हमारे ईएसआई से रजिस्टर्ड आईपी थे, उनके लिए अटल बीमित योजना हम लेकर के आए हैं, जिसमें 90 दिनों का रोजगार दिया। अगर किसी के आश्रयदाता की मृत्यु हुई तो उसके लिए भी हमने अपनी योजना के अंतर्गत लोगों को कार्य देने का काम किया है। सर, एक क्योंकि राजस्थान तो होने, अजमेर तो होने, चलो अनएम्प्लॉयमेंट की गल करते हैं। राजस्थान इज थर्ड स्टेट जिससे वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ये 65% को भी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उनसे हम बात करेंगे।
हरियाणा में भी सर एम्प्लॉयमेंट को लेके काफी कोई डाटा है? डाटा तो वही CMI का आता है जी, और भारत सरकार का सारा डाटा उपलब्ध है और आप तो चंडीगढ़ ब्यूरो में हो। मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर मिश्रा के साथ बैठ करके नेगी जी को भी कहूँगा एक बार जो हमारी इंस्टीट्यूशनल बेस जो स्टडी आई है जरूर उस पर चर्चा करें। और हम मीडिया को अपना डाटा देने में, ओपन करने में बहुत ओपन है। हम चाहते हैं कि मीडिया उस डाटा को देखे। आपने वेज इंडेक्स की बात की थी, इसमें कुछ वेज रिवीजन अभी ये अध्ययन के स्तर पे है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब होगा मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। कुछ हरियाणा के संदर्भ में भी अभी ये लेबर ब्यूरो की है, सरकारी अधिकारी है, और फिर मैं आपको बात बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, ये आप ESI की बात कर रहे थे, हाँ, हाँ, कि आप इसको ईज ऑफ एम्प्लॉई की बात कर रहे थे, हाँ। बट यहाँ पर इतनी दिक्कत है लोगों को, एक रिइंबर्समेंट के लिए 36 चक्कर काटने पड़ते हैं। रिइंबर्समेंट किसका? मेरा तो नहीं कटता, मेरे किसी एम्प्लॉई का। तो आप ऐसा स्पेसिफिक उदाहरण। ESIC से वो उसको पैसा मिलता है, हाँ। इलाज का पैसा मिलता है, हाँ। वो अगर वो कहीं और से रेफर कर देते हैं और रेफर होने के बाद वो रिइंबर्समेंट के लिए जाते हैं, तो उसको रिइंबर्समेंट नहीं मिलता। अभी मैडम बैठी थी MS जो आई थी, वो ही लौटा देती है 25 बार। बहुत दिक्कत है। आपको मैं अपना नंबर देता हूँ। ऐसा कोई भी इंडिविजुअल केस है, आप मुझे बताइए, मैं समाधान करूँगा। आप हमें दे देना आपका जो मैं आपको हाँ, थैंक यू। आप सब मीडिया के लोगों को हाँ हाँ, एट द एंड ऑनरेबल मिनिस्टर का मैं थैंक करता हूँ।